इंडिया की जीडीपी का 25% हिस्सा 25% हिस्सा अच्छा, ये टूरिज्म बेस होता है। ठीक हो गया, बड़ी यानी बात है। वजह क्या है, दो चीजें, डिप्लोमेसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, दूसरा वो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को हाईलाइट करते हैं। महाकुंभ का मेला, ये एक मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बता दूं अगर आपको, तो ये हर 12 साल के बाद होता है, जहाँ पर तकरीबन 2025 में ये हुआ, 45 दिन पर ये मुश्तमिल एक उनका फेस्टिवल होता है। ठीक है। 40 करोड़ 400 मिलियन लोग जिन्होंने वहां पर अपनी रिलीजियस कम्युनिटी जो हिंदुइज्म की है, ये सिर्फ पाकिस्तान में हाईलाइट हो जाता है मीडिया पे, अदरवाइज इंडिया में भी है। अच्छा। इंडिया में भी बगावत की जो ये है, माउजे की जो कंसेप्ट को, लेक्सी को लेके चल रही है, और दहाइयों से इंडिया के लोग भी जानते हैं। और उससे फौज की काफी लोग, 2010 में 76 लोगों को, 2013 में 47 लोगों को, फौज के, भारतीय फौज के लोगों को बागी लोगों ने, इंडिया के बागी लोगों ने, माओ नवाज के लोगों ने मारा है। आप शायद मुझे पाकिस्तान के खिलाफ ना समझिएगा, लेकिन मैं इंटरनेशनल व्यू से देख रहा हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट। ठीक है। पूरी दुनिया में जी। साफ शफाफ, सबसे लंबा और साफ शफाफ जो इलेक्शन होता है वो इंडिया में होता है। अच्छा। 4 दिन इंडिया में इलेक्शन चलता है। 1857 से पहले यहाँ एक घर, अभी मंदिर की आपने बात की, एक घर मुसलमान का तो दूसरा हिंदू का है, आपस में बैठ के एक ही प्याली में वो खाना खाते थे, इतनी मोहब्बत। 1857 में एक प्याले में खाना खाते थे। यस। चलिए जी, देखने इतनी वाले बड़ी बताइएगा, बात। हम तो ये सुनते हैं जी हिंदू मुस्लिम कभी इकट्ठे और कभी इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की इस वीडियो में 3-4 खबरों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन लेंगे। एक तो ये कि फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसके लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम फ्रांस में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये भी चल रही है कि महाकुंभ का मेले ने तकरीबन 40 करोड़ जो वहां पे एक कम्युनिटी है, उन्होंने वहां पे गैदरिंग की है। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। ठीक है। आपका नाम? हसनैन अली। हसनैन भाई, क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ, जबरदस्त। आई नो। कॉलम वगैरह लिखता हूँ, ठीक हो गया। उसके अलावा टीचिंग करता हूँ, जबरदस्त। और साथ में थोड़ा बहुत अपनी Social issues पे बात क्रिएटिविटी, करते हैं। सोशलिज्म। ठीक है, मुझे बताएं कि इस टाइम दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज या बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, उनकी मुलाकात होती है, मीटिंग्स होती हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर फ्रांस पहुंचे हैं, एआई की मीटिंग के ऊपर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये मैंने पहले भी आपके जो व्लॉग में बात की थी। आजकल जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, जो भी मीटिंग होती है, उसमें मेन मुद्दा इकोनॉमिकल प्रोसेस को रखा जाता है। जी जी। पाकिस्तान में, सॉरी, दुनिया की जो भी ताकत होती है, ठीक है। जो भी पावर होती है, उनके सरबराहान आपस में मिलते हैं, ठीक है। वो नई टेक्नोलॉजी को ट्रेंड में लेकर आते हैं, इसलिए ताकि इकोनॉमी बूस्ट अप हो। बिल्कुल। जैसे आपने अभी फ्रांस में एआई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, वहां पर मोदी गए या और भी मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए। ठीक है। उनका मेन मुद्दा यही है कि वो अपनी इकोनॉमी को एआई के थ्रू कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं जो अगर हमारा पड़ोस मुल्क कर रहा है तो तो हमें भी हमारे करनी ममालिक चाहिए। को भी करनी चाहिए, और हमारे हुक्मरानों को भी इस बात पर ठीक है। फोकस करना चाहिए। आपने ये चीज नहीं देखी कि वो टेक्निकली जिस तरीके से इंडिया की लीडरशिप या उनकी गवर्नमेंट या उनके प्राइम मिनिस्टर चीजों को लेके चल रहे हैं, चाहे वो किसी कंट्री में विजिट करते हैं या उनके कंट्री में कोई विजिट करता है, कोई इवेंट होता है, वो हर चीज को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखकर बड़े बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं, जैसे महाकुंभ का मेला और ये सब चीजें। एक्चुअली ना, इंडिया ने, जो मुझे लगता है तो सारी कॉलोनी, मैंने पहले भी हमारे व्लॉग में सारी इस डिटेल में बात की थी, ठीक है। लेकिन इंडिया इन सब कॉलोनी में से एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अच्छा बनाया। अच्छा। अपनी डिप्लोमेसी बहुत पीक लेवल पे गई, ठीक है। जिसकी वजह से लोग इंडिया के साथ अटैच होना चाहते हैं। दूसरा, इंडिया की कम्युनिटी भी है, पॉपुलेशन भी है, एक बड़ी मार्केट भी है, बेंगलोर है, तमिलनाडु है, टूरिज्म का कंसेप्ट भी है। तो इसलिए ना, इंडिया के साथ जो या इंडिया में विजिट हो या इंडिया के पीएम का कहीं और विजिट हो, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि इंडिया 2 चीजों में बहुत तरक्की कर गया जमाने के मुताबिक। एक, आप देखें, अगर रिसर्च करें, मैंने भी बहुत ज्यादा मतलब इंडिया के बारे में पढ़ा, उसमें ये है कि एक तो उसने टूरिज्म की, तमिलनाडु देख लो, या वो ताजमहल वगैरह, इस तरह की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ठीक है। उनको देख लो। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, उन्होंने
जो अहम की है वो अपनी इकोनॉमी को आईटी के जरिए बिल्ड किया। ये चीज जो है, मौजूदा एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आगे ले यस मेन मुद्दा एक्चुअली यही है। सुंदर पिचाई का नाम पूरी दुनिया जानती है, क्रोम के सीईओ हैं। ठीक है। कहाँ से हैं? इंडिया से। ठीक है। और भी ऐसे बड़े नाम इंडिया में पैदा हुए हैं जिसकी बड़ी वजह इंडिया में आईटी है। मैंने लास्ट व्लॉग में ये भी बताया भी था हाँ। कि उनके पीएम ने स्टार्ट से ही जमाने के मुताबिक चलना शुरू कर दिया था, आईटी की यूनिवर्सिटी को बनाना शुरू कर दिया ताकि लोग अपने मॉडर्न तरीके से जिंदगी को जिए। दूसरा, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अच्छा रखा कि लोग उनकी टेक्नोलॉजी से फायदा लो। अभी लास्ट व्लॉग जो आपने किया था iPhone 16 की बात की, वो आईटी का तो नतीजा है। ऐसे भी इंटरनेशनल मीटिंग होती है, इंटरनेशनल आपका रिलेशन बनता है जिससे इकोनॉमी बिल्ड होती है। और दुनिया में दो इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। यही प्रॉक्सी वार। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, फॉरेन पॉलिसी की शायद ये बेहतर होने की निशानी है कि वो किसी एक कंट्री के प्रेशर में नहीं आते, दबाव में नहीं आते। लेट्स सपोज 1998 की अगर आप बात कर लें, तब यूएसए ने कहीं ना कहीं प्रेशर डालने की कोशिश की इंडिया में, तब ओपनली फ्रांस ने सपोर्ट किया और वहां पे मतलब इंडिया में एज ए चीफ गेस्ट हेड ऑफ स्टेट आए फ्रांस की और ये सब चीजें हुई। फिर अगर आप अभी की भी हम बात कर लें, एक साइड पे हमें चाइना नजर आता है, एक साइड पे हमें यूएसए नजर आता है, कभी हमें फ्रांस नजर आता है, लेकिन वो बहुत रशिया नजर आता है। बहुत बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इन चीजों को, इन कंट्रीज को साथ लेकर चल रहे हैं। आपने ये बात की एक चीज के भाई टूरिज्म को उन्होंने बड़ा प्रमोट किया, रेवेन्यू इस वजह से आता है। मुझे बताएं, और हमारे इधर भी तो बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये सब बरसगीर ही था ना। अगर वहाँ पे मसाजिद हैं, इंडिया में मंदिर हैं, इंडिया में बहुत सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे भी तो बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ पे बड़े मंदिर मौजूद हैं। जैसे चकवाल की अगर बात कर लें, जैसे अगर हम बलोचिस्तान में बात करें, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, हिस्टोरिकल मंदिर है। इवन कश्मीर की शारदा पीठ मंदिर है। तो हम भी उन्हें अगर मैनेज करें, अच्छे तरीके से लेके चले, तो आपको नहीं लगता दुनिया टूरिज्म के लिए 1.5 अरब की मतलब जो कम्युनिटी है वो टूरिज्म के लिए यहाँ पे भी आएगी? आपने पहले सवाल में एक बात की थी महाकुंभ का मेला। जी, महाकुंभ का मेला, ये एक मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बता दूं अगर आपको, तो ये हर 12 साल के बाद होता है। जहाँ पर तकरीबन 2025 में ये हुआ, 45 दिन पर ये मुश्तमिल एक उनका फेस्टिवल होता है। ठीक है। 40 करोड़ 400 मिलियन लोग जिन्होंने वहां पर अपनी रिलीजियस कम्युनिटी जो हिंदुइज्म की है, ये इलाहाबाद के इलाके में मौजूद है। वहां पर वो जो उनकी बहती है वहां पर ये पाया जाता है। अच्छा, इसमें भी क्या दिखाया गया? 40 करोड़ की आबादी है, ठीक है। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि पूरा अमन तरीके से उनका फेस्टिवल है। ठीक है। दुनिया में ये एक कंसेप्ट जाता है पीस का, कि किसी भी कम्युनिटी को उनके अहम तरीके से, अमन के तरीके से उनका एक जो भी फेस्टिवल है उसको मनाने की इजाजत है। फिर लोग आते हैं, वो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को मीडिया के जरिए प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया बहुत ज्यादा इंडिया में टूरिज्म पे आती है। आपको एक और चीज नॉलेजेबल कर दूं, इंडिया की जीडीपी का 25% हिस्सा 25% हिस्सा अच्छा, ये टूरिज्म बेस्ड होता है। ठीक हो गया, बड़ी यानी बात है। वजह क्या है? दो चीजें, डिप्लोमेसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, दूसरा वो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को हाईलाइट करते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में एक सवाल मैं साथ जरूर ऐड करना चाहूंगा, 40 करोड़ लोग यानी 400 मिलियन लोग अगर एक मेले में या एक इवेंट में इकट्ठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी है? तकरीबन 25 ऑफिशियल है या 30 करोड़। ठीक है, हम 25-26 करोड़ क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? यूनिटी क्यों नहीं आ सकती? बलोचिस्तान में अपने अलग से इशू चल रहे हैं, अपना अगर हम बात करें कश्मीर में अलग से इशू चल रहे हैं, इवन पंजाब में अलग से इश्यूज चल रहे हैं, कोई ना कोई आपस में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, यूनाइटेड नहीं हो पाते। केपीके में अलग से इशू चल रहे हैं, क्या वजह? यस, पाकिस्तान में ना एक्चुअली ग्रुप वाइज है, लोगों में जो रीजनल वाइज एथनिसिटी है ना वो खत्म नहीं हो रही। अच्छा, ये सारा कंसेप्ट है माइंड कॉलोनियलिज्म का, ठीक है, जो हमारे जहन से निकल ही नहीं रहा कि डिवाइड करो और रूल करते जाओ। ठीक है। तो हुआ क्या, 1947 से पहले यहाँ अंग्रेज थे, ठीक है, वो रहते थे और वो करते रहते थे कि डिवाइड करो और रूल करते रहो। इवन आप ये देखेंगे 1857 से पहले यहाँ एक घर, अभी मंदिर की आपने बात की, एक घर मुसलमान का तो दूसरा हिंदू का है, आपस में बैठ के एक ही प्याली में वो खाना खाते थे, इतनी मोहब्बत। 1857 में एक प्याले में खाना खाते थे। यस,
चलिए जी, देखने इतनी वाले बड़ी बताइएगा। बात। हम तो ये सुनते हैं जी, हिंदू मुस्लिम कभी इकट्ठे और कभी इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते, ये सब चीजें हमें खबरों में आती हैं, सुनने में आती हैं। लेकिन 1857 में क्या इतनी यूनिटी थी? आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? जब से क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप हुई है ना, ठीक है। तब से ये रिबेलियन, ये रिबेल करना, ये बगावत का कंसेप्ट रहा ही है। ठीक है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में हाईलाइट हो जाता है मीडिया पे, अदरवाइज इंडिया में भी है। अच्छा। इंडिया में भी बगावत की जो ये है, माउजे की जो कंसेप्ट को, लेक्सी को लेके चल रही है, और दहाइयों से इंडिया के लोग भी जानते हैं। और उससे फौज की काफी लोग, 2010 में 76 लोगों को, 2013 में 47 लोगों को, फौज के, भारतीय फौज के लोगों को बागी लोगों ने, इंडिया के बागी लोगों ने, माओ नवाज के लोगों ने मारा है। अच्छा, नहीं, मैंने खालिस्तान का तो सुना है, वो तो आए दिन खबरों में आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है या ये खालिस्तान के नाम से कोई तंजीम है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से मेरे लिए भी थोड़ी शॉकिंग है। देखने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाई जैसा कि कहते हैं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं, जाहिर बात है, जैसे वो बात कर रहे हैं, आपने ये बोला कि उनकी आर्मी पर्सन को मारा। बिल्कुल, जैसे हमारे भी बलूचिस्तान में अभी आपने बात की है कि फौज का और टीटीपी या बीएलए के लोगों का, इस तरह उनके लोगों का भी ये कंसेप्ट है। वो लड़ाई चल रही है, कंसेप्ट सॉरी कह रहा हूँ, लड़ाई चल रही है कि हमें हमारी फौज या हमारे इधर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमें जीने नहीं दिया जा रहा है। ये बहार, अडीसा, मगरबी, ये साइड पे वो लोग फौज के साथ बकायदा इस तरह से बगावत कर रहे हैं। अच्छा। भारतीय फौज के साथ। और अभी आपने जो लेकिन खालिस्तान, ये वो मैनेज कैसे कर रहे हैं? देखिए, हमारी खबरें तो पूरी दुनिया में जा रही हैं। मैं तो नहीं ऐसे सुनता उनके हवाले से इतनी खबरें कि लो जी आज ये हो गया। हमारी इधर तो आए दिन कोई ना कोई खबर आई होती है। यस, अभी आपने भी, पॉइंट है ना कि भाई उनकी अगर ऐसा है, लेट्स सपोज, तो हमें तो नहीं पता चलता। वजह यही है कि जो मीडिया है ना, ये नेम है प्रोपोगंडा का। अच्छा। मीडिया वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, मिडिल ईस्ट का तो थोड़ा बहुत ही है, कतर वगैरह ने रखा हुआ। अच्छा, तो ये है प्रोपेगेंडा। भाई इंडिया हमेशा दुनिया में पॉजिटिव इमेज अपनी लेकर जाता है, तभी तो उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। हमारी क्या होती है हमें बताना नहीं चाहता, लेकिन हुआ है जब हाईलाइट 2007 में इंडिया में मुंबई अटैक जो हुए, हमारे ही जर्नलिस्ट, हमारे लोगों की बदफेली को मीडिया पर लेके आ रहे हैं, तो क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी? मैं जर्नलिस्ट के नाम नहीं बताना चाहता। ठीक है, वो तो हमें, मैं ओपनली कह देता हूँ, अहमद मीर साहब ने जाके वो अजमल साहब के फादर का भी इंटरव्यू किया। लेकिन उसमें एक बात है ना, जब अगर लेट्स सपोज, बात तो तब हम करेंगे नहीं यार अहमद मीर ने ये झूठ बोला, अगर वाकई में वो ये कह रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, तो खबर कहीं ना कहीं आगे तो आनी थी ना भाई। वो दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, काम गलत जो हुआ है वो गलत हुआ है। हाँ, लेकिन मैं तो ओपनली कहता हूँ कि जो वहाँ पे अटैक हुए हैं गलत हुए हैं, जिसमें स्टेट को इंटरनेशनल डिस्गस्ट हो, ठीक है, डिस्गस्ट मतलब मैं समझ रहा हूँ। बदतमीजी हो या तजहीक हो स्टेट की, ठीक है। क्योंकि स्टेट सबसे पहले होती है, पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर स्टेट इंटरेस्ट होता है। तो आपने ये देखना था कि जब आप अजमल की फोटो दिखा रहे हैं मीडिया पर, तो आपकी इंटरनेशनल क्या इमेज बनेगी लोगों में? ऐसे तो फिर अगर अजमल को छोड़े, मैं कहता हूँ उसामा बिन लादेन आए, वो कैसे छुपा दी? मतलब उसामा बिन लादेन आया ना पाकिस्तान में, और वो अमेरिका वाले आए, उठा के मार के सब कुछ किया, वो भी तो पूरी दुनिया तक गया। यानी कितने वाकयात हम छुपाएंगे? क्या आपको लगता है कि वो भी हमारे मीडिया की वजह से हुआ? जो चीजें हैं वो तो सामने आ जाती हैं, वो आती हैं। अच्छा। लेकिन ना मैं कह रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा कि आप सच को छुपाएं, सच सामने लाना चाहिए। सच लाना चाहिए, लेकिन उस सेंस में लाना चाहिए जिसमें स्टेट का, अब इंडिया, जी इंडिया है, जी अब इंडिया है, उसमें आपने G20 अभी पीछे हुई 2023 में, बड़ा सॉफ्ट इमेज गया, पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज गया, क्योंकि वो उस वक्त इंटरनेशनल लोगों के साथ मीटिंग हो रही थी, ठीक है, बिजनेस विंग बन रही थी, ठीक है। तो वो चाहते थे कि हमारा इमेज सॉफ्ट जाए। अच्छा, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हिस्ट्री की बात करें और अभी मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है, इंडिया की रशिया के साथ कैसे मुझे आपने बस एक लाइन में बताना है, इंडिया के रशिया के साथ कैसे रिलेशन है? किसी भी मुल्क के किसी भी दूसरे मुल्क के साथ रिलेशन मेन मुद्दा इकोनॉमी का होता है। अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी में मार्केटिंग अच्छी है, दूसरे ममालिक के साथ जितने भी गलत आपको लगे ताल्लुकात, रॉन्ग ताल्लुकात, रिलेशन लगे, भाई उनके रिलेशन होते हैं। अभी आप सबसे बड़ा तनाज़े समझते हैं चाइना और यूएस का। ठीक है। चाइना और यूएस भी $360 बिलियन की आपस में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। दुनिया में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। कैसे लानी है? कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करो, बिजनेस
और जंग में कहा जाता है हर चीज जायज है। तो है। भाई ये चल रहा है दुनिया में। इंडिया भी इसी हिसाब से इंडिया भी अपना फोकस किए हुए है, ठीक है, और अपना एक इंटरनेशनल व्यू बनाए रखे हुए ठीक हो है। गया। पाकिस्तान का ये मसला है कि पाकिस्तान में हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है। बहुत से अच्छे रीजन ये है कि हमारी उस तरीके से पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं हुई, हमारे जो सियासतदान है वो उस तरह से ग्रूम्ड नहीं हुए, उन्हें ये नहीं पता कि लिमिट्स क्या है। लाइक उधर हम ये देखते हैं, अभी कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे, हम ये देखते हैं इंडिया में कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतती है या हारती है, ऐसा ये सुनने में नहीं आता धांधली हो गई, मैं नहीं मानता ये जो रिजल्ट आए हैं। जैसे अभी दिल्ली में ये जो बीजेपी जीती है 27 साल बाद जीती है, लेकिन वो जो अपोजिशन है उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई जीत गए हैं। हमारे इधर जो जीतता है वो तो कहता है हाँ ठीक है, जो हारता है वो कहता है धांधली होगी, धांधली हो गई, हम तो इस हुकूमत को नहीं मानते, हम हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, हुकूमत गिरा देंगे। अच्छा, एक चीज मैं सबसे, आप शायद मुझे पाकिस्तान के खिलाफ ना समझिएगा, लेकिन मैं इंटरनेशनल व्यू से देख रहा हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट। ठीक है। पूरी दुनिया में जी। साफ शफाफ, सबसे लंबा और साफ शफाफ जो इलेक्शन होता है वो इंडिया में होता है। अच्छा। 4 दिन इंडिया में इलेक्शन चलता है और करप्शन नहीं होता। अभी आपने बात की बीजेपी की, पहले आम आवाम पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी थी उधर दिल्ली में सीएम थे। ठीक है। लेकिन अभी इंडिया जीता, वो सॉरी बीजेपी जीती 27 इयर्स के बाद। इसका मतलब क्या है, अगर वो वफाक में हुकूमत बना सकती तो सूबाई में भी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रियल बात है। दुनिया का बहुत सा लोग रिसर्चर इस चीज को मानते हैं कि जो फेयर इलेक्शन होते हैं वो इंडिया में, दुनिया में, अमेरिका के बड़ी बात है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो कंट्री है वहाँ में फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप ये कह रहे हैं या दुनिया की रिपोर्ट्स ये कह रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की थोड़ी सी मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, हमारे आम पब्लिक को ना हमारे इश्यूज को रेज करना नहीं आता। यानी इधर सभी कहेंगे कि रो रहे हैं, परेशान है, बड़े मसले हैं, बड़े मसाइल हैं, लेकिन किसी से ये पूछ लेंगे ना बेटा या भाई ये बताओ मसला क्या है, तो उन्हें अपने मसले एक्सप्लेन नहीं करने आते। आपके ख्याल से पाकिस्तान के 3 मेजर इश्यूज क्या हैं? पहला तो एजुकेशन, ठीक है। दूसरा लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। हमारी कौम में शाउर नहीं है। ठीक हो गया। नहीं, एक मैं बताता ठीक है, और हूँ, तीसरा? पढ़े लिखे भी जाहल है भाई। अच्छा। सिर्फ हाँ, डिग्री लिए, अच्छा। डिग्री लिए हुए हैं, ठीक है। कोई रिसर्च नहीं है, ठीक है। कोई बात का पता नहीं है। सोशल मीडिया पे ठीक है। इतनी फेक न्यूज आपके मीडिया पे चलती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, मैं तो मीडिया का स्टूडेंट भी हूँ, मुझे लोग पता अक्सर भी है। ऐसे होता है जज्बाती हो जाते हैं, हमारे प्रोग्राम में अक्सर लोग आते हैं। बिल्कुल, मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था। कौन सा? ये एक वकील साहब से आप इंटरव्यू हाँ, कंडक्ट कर रहे थे, recently। उसमें काफी जज्बाती अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहा था, और बड़ा अच्छी बात है, वो स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन स्टेट की बात कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ लॉजिकल बात करें, पाकिस्तान को प्रमोट करें, ये सब चीजें, लेकिन जज्बात में आके जब हम कुछ भी बोल देंगे तो वो उल्टा इमेज खराब होता है पाकिस्तान का कि यार ये बंदा, लेट्स सपोज आप एजुकेटेड है, आपके मुझे पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, अच्छी बात है, इस बात से मैं भी एक्सेप्ट एग्री करता हूँ, ठीक है होना चाहिए। लेकिन साथ आप कहते हैं पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, ये आप प्यार में कह देंगे, लेकिन वो देखने वाले भी हंसेंगे और हमारा इमेज खराब होगा। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, लॉजिकल रैशनल बात होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है। हिस्ट्री में मुझे बताएं, क्या समझते हैं कहाँ पे इंडिया से की पॉलिसीज बेहतर थी और पाकिस्तान से कहाँ से मिस्टेक हुई जिसकी वजह से हम इकोनॉमी में यहाँ हैं और वो इकोनॉमी में कहाँ? 1990 में पाकिस्तान और इंडिया इकोनॉमिकली में सेंस में अगर बात करूं, एक पेज पे खड़ा था। 19-20 का फर्क या नॉर्मल, मतलब ठीक है, बल्कि पाकिस्तान ऊपर था। अच्छा, एक और थोड़ा सा आगे चला जाओ, जब हम वार ऑन टेरर का हिस्सा थे, ठीक है, चले वो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट तो है कि हमारे मतलब टेररिज्म का कंसेप्ट है, लेकिन दूसरी जानब इंदरूनी लिहाज में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो 7 GDP थी, भारत यानी इंडिया की 5 GDP थी, यानी पाकिस्तान यहाँ पर टाइगर था, अच्छा। इकोनॉमी का टाइगर कंसीडर हो रहा है। कहाँ पे हमारे से मिस्टेक्स हुई कि आज हम IMF के पास जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं, दुनिया में पासपोर्ट की हमारे की उस तरह वर्थ नहीं है, जबकि वहाँ पे उन्हें खुद वो व्हाइट हाउस में इनवाइट कर रहे हैं, उन्हें इधर आ जाए थोड़ा सा, खुद उन्हें जो सा वो कभी फ्रांस इनवाइट कर रहे हैं, क्या वजह ऐसा हो? क्या इसकी एक रीजन आप कहेंगे जी आबादी बहुत ज्यादा है? नहीं, बात जो है ना, हमारी 2008 के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस कदर आई, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में भी बात की थी कि हमारे एक जीतने वाली पार्टी तो इलेक्शन को एक्सेप्ट करती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी भी नीचे डाउन होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या बनती है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो कोई सर्विलेंस होती नहीं, अदारे के जो
हुक्मरान चेयरमैन होते हैं वो अपनी मौजों में करते हैं। मनमानी करते हैं और करप्शन ज्यादा करते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी वजह एजुकेशन के जो क्राइटेरिया होता है वो भी जिगजैग हो जाता है, लोगों को सही अवेयरनेस रिसर्च नहीं मिलती, ठीक हो जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमारी जो इकोनॉमी का या जो भी रिसर्च है वो किस तरह की किस स्टेज पर है। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 2008 से लेकर आप देख ही लें। और तीसरी बात आपके एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर। अगर 2011 में तमाम पार्टी जो जमहूरी पार्टी थी, ऑल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या होता है 2011 में इकट्ठी होती है एक मुद्दे पे, बाद में 2012 में यूसुफ रजा गिलानी को जस्टिस साहब उसकी करप्शन की वजह से निकाल देते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। तो ये किसकी इंटरफेयर है, वो भी एक तारीख है। एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेयर आप ये कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, मुझे इनसे बात करके अच्छा लग रहा है, बड़े पोलाइट वे में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, हिस्ट्री के ऊपर भी नॉलेज थोड़ा बहुत रखते हैं। आप मुझे बताएं, अगर आज थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तानी यूथ का और साथ कंपैरिजन किया जाए इंडिया की यूथ का, यानी नौजवान हम क्या सोच रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तानी और इंडिया के नौजवान आज किस लेवल का सोच रहे हैं? इंडिया में और पाकिस्तान में इन्वायरमेंट मुकम्मल तब्दील हो चुका है। अच्छा, माइंडसेट चेंज हो चुका है। बिल्कुल माइंडसेट। हमारे तो अभी तक यही केस में से नहीं निकल रहे कि पीटीआई को सपोर्ट करनी है या पीएमएलएन को सपोर्ट करनी है, बस उन्हीं से है कि उन्हीं से रवाबत कायम करते करते अपनी जिंदगी। वहाँ तो भाई मैं एक मिसाल आपको बता दूं, वहाँ पर हमारे इधर कौम को वेस्ट यूनियन का नहीं पता, ठीक है, बैंक में ट्रांजैक्शन होते हैं वेस्टर्न यूनियन। वहाँ किसान, पंजाब का ये किसान, हमारे पंजाब का, इंडिया का किसान हमारे नॉलेजेबल बंदे से ज्यादा पढ़ा लिखा है। अच्छा, आप यूथ की बात करें, उनकी यूथ का टोटल फोकस कैसे हाउ टू बिल्ड इकोनॉमी, हाउ टू बिल्ड टू फेम, मतलब किसी भी मार्केट में उन्होंने अपना नाम बनाना है। अगर हमारा देख ले, अब बॉलीवुड खत्म ही हो चुका है, इंडिया का बॉलीवुड देखे पीक पे, हर नए बच्चे को हर जो मैं कहता हूँ उनका बॉलीवुड क्या, उनका आप यूट्यूब भी देख लें। लेट्स सपोज कहीं पे भी अगर देखा जाए ना, यूथ को अगर कंपैरिजन करना हो तो उनके सोशल मीडिया पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो कॉमेडियन है, चाहे वो कोई सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, चाहे वो आप ये कह लें कि कोई एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, उनका लेवल, उनका कंटेंट का जो एक मतलब कैलिपर है, एक लेवल है, वो देख लें। हमारे इधर जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारे यहाँ पे कॉमेडियन जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारे इधर इंटरटेनमेंट जितने भी हैं, आपको फर्क वहाँ भी नजर आ जाता है। बिल्कुल, देखिए हमारे ना एक सबसे बड़ा जो टेस्ट एग्जाम होता है वो एक CSS जिसको CSP ऑफिसर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आई थिंक होता है IAS का IAS टाइप होता है। बिल्कुल। अच्छा, मेरी वीडियो बना, वहाँ एक थरन ग्रोवर है, ठीक है, यूट्यूबर है, ठीक है, काफी मिलियन उनकी फैन फॉलोइंग है, ठीक हो गया। और वहाँ पर मुझे मैं जर्नलिज्म का था और मुझे भी कोई दोस्त CSP ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे CSS की तैयारी के बारे में कहा ये अच्छा एग्जाम होता है। बाद में मुझे चला ये तो कॉलोनियल एग्जाम है, चले वो। अच्छा, वो हमारे जो यूट्यूबर हैं जो CSS की तैयारी करवाते हैं, उनसे ज्यादा वो अपने IAS की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन थरन ग्रोवर को देखते मैं पंजाब की बात को जरा सा सिंपल कर दूं कि ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है CSS जिसे कहा जाता है, उसकी तैयारी करने के लिए पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, वो इंडियन यूट्यूब चैनल को देखते हैं जो कि IAS की तैयारी करवाते हैं, उधर से सीख के वो पाकिस्तान का CSS एग्जाम क्लियर करते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली ये CSS का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपका मुल्क और उसके मुल्क की बात है, इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं। और इंटरनेशनल अफेयर में वैसे भी इंडिया में बहुत नॉलेजेबल और नॉलेज का जो सिस्टम है, जो हमारे तो अभी तक मैंने बताया कि ये माफिया सिस्टम से नहीं निकल रहे, तो बहुत अच्छा सिस्टम सीक्वेंस दे चुके हैं। लास्ट में मुझे बस आपने ये बताना, अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके, आपको भाई की गुफ्तगू कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे लास्ट में बताना हमें क्या करना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, एज ए यूट्यूबर, एज ए पाकिस्तानी नौजवान, और आपको क्या करना चाहिए, हमारी नौजवान नस्ल को क्या करना चाहिए कि भाई हम भी कुछ आगे आए, अपने गवर्नमेंट को बताएं, अपने अदारों को बताएं कि दुनिया बदल चुकी है, हमने भी अपनी सोच को बदलना है, ये दुश्मन वाले कंसेप्ट को निकालना है, इस कंसेप्ट को निकालना है कि इंडिया को तबाह कर देंगे, अमेरिका को तबाह कर देंगे, अफगानिस्तान को तबाह कर देंगे। नहीं, इस कंसेप्ट में आना है कि हमने निकलना सबसे आगे है, इंडिया से भी आगे जाएंगे, अमेरिका से भी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सोच, ठीक है, लेकिन वो एक पॉजिटिव वे में, एक मतलब ये कि हेल्दी कंपटीशन के थ्रू आगे जाएंगे। हमें जो यूट्यूबर भी हैं, जो हमारे मीडिया के लोग भी हैं, और मीडिया का जो चैनल्स भी हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, उन्हें भी हमारी कौन को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि हम किस तरह से
न्यू ट्रेंड के मुताबिक एजुकेशन हासिल करें और टेक्नोलॉजी में किस तरह बिल्ड करना है। और ये जो एथनिसिटी और डिस्क्रिमिनेशन है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं लड़ाई फलां एनमी, इसको ख़त्म करें। मुकाबला करें हम इकोनॉमी के हिसाब से, मुकाबला करें हम एजुकेशन के हिसाब से, मुकाबला करें हम अपने मुल्क में स्टेबिलिटी के लिहाज से। और यूट्यूबर को, क्योंकि यूट्यूबर पे ये मुझे लगता है कि डिपेंड हो सकता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये काम नहीं हो सकता। यूट्यूबर को ये चाहिए कि दूसरे ममालिक की, चले इंडिया के साथ अगर थोड़ा बहुत पाकिस्तान का क्लैश, अवाम का माइंड क्लैश, लेकिन दूसरे जो तरक्याती ममालिक हैं जैसे चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, ऐसे ममालिक की जो तरक्याती काम है उनको पाकिस्तान के कामों से कंपेयर करते हुए कि हम इनको कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ऐसी चीजें लेकर आए अपने चैनल पर, अपने व्लॉग पर, पब्लिक को बताएं कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज कहाँ चले चुके हैं। लेकिन हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि अगर हम बताएं कि लो जी देखो चाइना कहाँ चला गया, इंडिया कहाँ चला गया, फ्रांस कहाँ चला गया, हमें ये कह दिया जाता है कि आप किसी वेस्टर्न एजेंडे पे, आप इंडियन एजेंडे पे काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं अभी सोच उस तरीके से नहीं ना डेवलप हो पा रही कि भाई एजेंडा एजेंडा कुछ नहीं होता, ये हमारी पाकिस्तान की बेहतरी है। ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया मैं हिस्ट्री पे काफी मेरी थोड़ी बहुत दस्तरस्त है। ठीक है, जब मुसलमान तरक्की कर रहे थे ना, 16वीं सदी में आप पढ़ लें सारा लिटरेचर, 16वीं सदी का इंग्लिश लिटरेचर सारा उन्होंने मुसलमानों के पावर से सीखा। अच्छा, बल्कि बर्नार्ड शाह ने तो ये भी कहा था, बड़े ना फिलासफर गुजरे हैं वेस्टर्न के, उन्होंने तो ये कहा था कि मुझे ये लगता है कि अगर कुरान को पढ़ के अमल कर लिया जाए, बर्नार्ड शाह गैर मुस्लिम है, उन्होंने कहा कि अगर कुरान को पढ़ के अमल कर लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई किताब दर्स देने वाली। लेकिन क्या वजह है, हमारे इधर हर बंदा कुरान पाक तो पढ़ता है, लेकिन पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने है, हमारा मॉरल वैल्यूज भी आपके सामने है। कभी खबर आती है मस्जिद में ये मामला डांस हो रहे हैं, वो कभी खबर आती है कि जी किसी ने बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया, कभी खबर आती है जी ये सारी चीजें नो डाउट हर सोसाइटी में, हर कंट्री में ये चलती हैं। लेकिन फिर हम ये जो कहते हैं कि जी हम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तो फिर हमें भी इन चीजों को गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल, हम बेसिक जो मॉरल थे ना उनको भूल चुके हैं। हमारी कौम जो इस्लाम की तालीमात थी उससे तो बहुत दूर जा चुकी है, जिसकी वजह से हमारे यही तो नुकसान है। मुझे लास्ट में आपने ये बताना रिलेशन बेहतर करने चाहिए और कैसे हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन। तो इसी तरह बेहतर हो सकते हैं कि मेन मुद्दा तो हमारा कश्मीर डिस्प्यूट है, उस पर बातचीत मुज़ाकरात ही हो सकते हैं, दोनों ममालिक को बैठना चाहिए। और मेरे नज़दीक तो ये होना चाहिए कि इंडिया जो कश्मीर के अवाम है उनको और आज़ाद कश्मीर, इन ममालिक इनको एक मिलके एक मुल्क बना देना चाहिए और दोनों ममालिक को यानी इंडिया और भारत को इस पर मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। और वहाँ पर या रेफरेंडम करवाएं जम्मू एंड कश्मीर में, जो अवाम जिसका अलाई बनना चाहे ये भी ठीक है, ताकि उनको फ्रीडम। वहाँ पे वैसे उन्होंने इलेक्शन करवा दिए हुए हैं और इलेक्शन का रिजल्ट भी मतलब कि कितने 70-80% जो लोग हैं उन्होंने वोटिंग की है और बहुत से लोगों ने मतलब ये सारी चीजें हो चुकी हैं। वो तो आपको पता है, फिर गिलानी साहब का बेटा है, चले चाय का पुतली आए हैं, लेकिन वो मैं बताना ये चीजें हैं। खैर डिटेल में नहीं जाना। यहीं पे हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बाई की गुफ्तगू, इनकी बातें, इनकी ओपिनियन हिस्ट्री को हवाले से लेके, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से लेके, इंडिया पाकिस्तान को लेकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट में अगर मैं इन सब चीजों के ऊपर अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं तो बिल्कुल क्लियरली यही कहूंगा कि जब तक हम अपनी खामियों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे और उनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, मतलब जब तक मुझे ये लगेगा कि यार इसने मुझे मेरी खामी बताई है तो इसका ये मेरा दुश्मन है, इसने मुझे ये बताया कि आपकी इकॉनमी आप बेहतर नहीं काम कर रहे, इकॉनमी आपकी बहुत डाउन जा रही है तो इसका मतलब इसने मुझे डिग्रेड किया, जब तक हम ये सोच रखेंगे तब तक हम अपनी गलतियों को बेहतर नहीं कर पाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।